Good morning, students. In the last lecture, we will discuss about the force and laws of motions. So, अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के लिए हमने यहाँ पर देखा है कि भाई हमने कल की क्लास में क्या पढ़ लिया था कि इनर्शिया के बारे में पढ़ लिया था, और इनर्शिया में अभी हमने रेस्ट के बारे में पढ़ा था कि जो इनर्शिया मैंने बताया था कि भाई 3 तरह का होता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ पर मैंने कल अपने इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में बता दिया था कि भाई इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और जब तक रेस्ट में रहेगा जब तक उसके ऊपर किसी तरह कोई एक्शनल फोर्स नहीं लग जाती है। उसके एग्जांपल्स बताए थे, तो उसी में अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो सेकंड था हमारे पास दैट द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि जो भी होता है कि उसने बताया था कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में वो रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पर भी सेम थिंग है कि इफ विल बी एन ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, अगर कोई भी वस्तु मोशन में है देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन, वो मोशन में रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक उसके ऊपर किसी तरह कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमने बता दिया था कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक उसके ऊपर वो चीज़ उस मोशन में रहेगी। अभी भाई कैसे कहेंगे भाई ये पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन हम लोग सोचते हैं जैसे बोल देते हैं कि हम भाई गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, अगर उसको हम धक्का देके छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद तो रुक जाती है, तो वो तो नहीं रही मोशन में, यहाँ पर तो फेल हो जाता है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी जो व्हीकल है अपने पास, जैसे कोई भी व्हीकल जब चल रहा होता है किसी भी रोड के ऊपर, तो क्या होता है कि उसमें फोर्स काम करता है जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। आपने पढ़ा होगा उसके बारे में कि जो अपना फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, इसके मोशन को अपोज करता है, तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो अपोजिंग फोर्स होती है जो इसके अपोज में लग रही है, तब गाड़ी उसकी वजह से रुकती है, ना कि अपने आप रुकती है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जब तक किसी चीज के ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ना तो वो अपने आप मोशन में आ सकती है और ना ही वो अपने आप रेस्ट में जा सकती है। तो यही इसी तरह से यहाँ पर कुछ बेसिक एग्जांपल जिनका हम बहुत बार यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है कि पर्सन फेल डाउन इन बैकवर्ड व्हेन बस स्टॉप सडनली। अब ये हो कि आपने देखा होगा कई बार कि कोई भी एक बस मान लो चल रही है यहाँ पर, जैसे कि भाई आप एक बस में बैठे हुए हैं या खड़े हुए, जब भी तो बस जब चल रही होती है तो आप लोग भी उसके साथ किस में होते हैं भाई? मोशन में होते हैं। भाई जैसे आप यहाँ पर खड़े हुए हैं तो आप मोशन में होंगे। जब आप मोशन में हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि पूरी की पूरी बॉडी, अगर बस कंटिन्यू मोशन में चल रही है तो आप भी उसके पास साथ किस में है? मोशन में। मतलब ये हो गया कि पूरी बॉडी आपके पास किस में है? मोशन में। लेकिन जब अचानक से ब्रेक अप्लाई होते हैं, तब ब्रेक अप्लाई होने पर क्या होता है? ब्रेक अप्लाई होने पर क्या होता है कि जो बस का लोअर पोर्शन होता है ना, जिसको हम फ्लोर बोलते हैं, वो फ्लोर क्या होता है कि रुक जाता है। जब वो रुकेगा तो उसके साथ कांटेक्ट में, जैसे ये फ्लोर हो गया और उसके साथ कांटेक्ट में जो हमारे पैर होते हैं, ये किस में होते हैं भाई? ये कांटेक्ट में। जब ये रेस्ट में आएगा, मान लें कि भाई ये रेस्ट में आ गया, तो ये भी किस में आएगा? रेस्ट में आएगा। लेकिन जो अपर पोर्शन रहेगा वो स्टिल किस में रहेगा भाई? मोशन में रहेगा। भाई एकदम से रेस्ट में आएगा नहीं, क्योंकि भाई मान लो कि ये चीज रेस्ट में आ गई है, लेकिन जो अपर पोर्शन किस में रहेगा? मोशन में। मान लो कि पहले आप कुछ ऐसे है यहाँ पर इस तरह से, तो जैसे ही रेस्ट में आएगा, लेकिन अपर पोर्शन तो क्या करेगा भाई? मोशन में रहेगा। तो मोशन में रहेगा तो इसको रेस्ट में आने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। जब वो टाइम लगेगा तो हम क्या होते हैं भाई? आगे की तरफ गिर जाते हैं, सॉरी फेल डाउन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड। बैकवर्ड होता है कि जब हम चलते हैं अचानक से बस स्टार्टअप होती है तब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं। तो आप लोग इसमें डेली लाइफ में देखते होंगे कि भाई कैसे कैसे इसमें होते हैं। तो ये इसका बेसिक एग्जांपल हो गया कि भाई जब भी हम बस चल रही है और एकदम से अचानक से ब्रेक अप्लाई होते हैं तो हम यहाँ पर रुक जाते हैं। इसके डेली लाइफ के बहुत सारे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे। एग्जाम्पल्स में मतलब कि भाई ये देखा होगा कि जैसे आप गाड़ी में जा रहे हैं किसी में भी, तो आप सीट बेल्ट टाइप करते हैं। सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? जैसे आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, अचानक से ब्रेक लगे, आप दूसरे के साथ कोलिजन ना करें। भाई साहब बस में कार में बैठे हुए हैं तो दूसरे पर्सन के साथ को उसका टक्कर ना हो आपके पास, या उसके साथ किसी तरह कोई इंजरी ना हो आपको, तो इसलिए आप सीट बेल्ट भी टाइप करते हैं। तो इससे बहुत सारे अपने लाइफ होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और है, जैसे कि आप चलती हुई ट्रेन, बस या किसी भी व्हीकल से उतरने की कोशिश करते हैं तो आप गिर जाते हैं। ये भी देखा होगा कि व्हेन यू फेल डाउन व्हेन यू ट्राई टू स्टेप अप या स्टेप डाउन फ्रॉम ए व्हीकल, जो भी आपका रनिंग व्हीकल होता है उस रनिंग व्हीकल से जब भी आप उतरने की कोशिश करते हैं तो आप क्यों गिर जाते हैं?
ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि भाई आपसे पूछ सकते हैं कि वाई वी फेल डाउन वेन वी ट्राई टू स्टेप डाउन फ्रॉम ए रनिंग व्हीकल। जब उतरने की कोशिश करते हैं तो ऐसा भाई क्या हो जाता है। तो होता क्या है कि भाई जब हम उतरने की कोशिश करते हैं सेम फिनोमेना होता है कि जो हमारा सरफेस होता है, जो भी जिस व्हीकल के साथ हम कांटेक्ट में होते हैं, जैसे ये मान लो कि ये व्हीकल आपस कांटेक्ट में चल रहा है ये, तो आपकी पूरी बॉडी किस में रहती है, मोशन में रहती है। लेकिन जब आप जैसे भाई ये हो गया, ये आपके पास यहाँ से आप उतरने के लिए एक पैर यहाँ पर हो गया, दूसरा पैर आप अर्थ पर रखने की कोशिश करते हैं और ये आपका अर्थ सरफेस हो गया। जब अर्थ सरफेस में करोगे तो ये चीज तो है भाई मोशन में, और जो सरफेस है जो वो किस में भाई, रेस्ट में आपके। तो जब आप मोशन में और अचानक से रेस्ट में आने की कोशिश करोगे तो आपकी जो कंप्लीट बॉडी है वो किस में है भाई, मोशन में। और एकदम से जब आप रेस्ट में आते हैं तो रेस्ट में आते क्या हो जाएगा भाई, वो तो अपने आप को उसी कंडीशन में, मैंने बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट जब तक मोशन में रहेगा, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी तो वो किस में रहने की कोशिश करेगा भाई, मोशन में रहने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर पैर रखेंगे तो आपकी जो बॉडी है किस में रहने की कोशिश करेगी, मोशन में। लेकिन वो क्या होता है कि भाई अचानक से आप रुक जाए तो गिर जाओगे। लेकिन इसलिए आपने देखा होगा जब भी उतरते हैं तो किसी भी व्हीकल के साथ हम थोड़ी सी रनिंग करते हैं। हल्की सी रनिंग करने का मतलब यही होता है कि भाई हम उस चीज से क्या, उसके साथ कॉन्टैक्ट में आने लग रहे हैं, उससे कंटिन्यू काम करने लग रहे हैं। अब इससे नेक्स्ट जो हमारा है उसको पढ़ेंगे हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में। भाई इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, तो यहीं पर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं कि भाई व्हाट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर ले तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में क्या है भाई, जिस तरह हमने बताया था कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑब्जेक्ट, if an object going and moving in a particular direction, in a particular direction, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग रहा है, then it will try to remain in same, वो उसी सेम डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा। ट्राई टू रिमेन इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, वो उसी सेम डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा। भाई जैसे हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भाई, ये तो चलो समझ में आ गया, मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे किसी में जा रहे हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है कि आप लोग भाई हर एक किसी न किसी व्हीकल में आप लोग ट्रेवल करते हो, तो ट्रेवल करते हो तुमने देखा होगा कि जब भी कोई भी व्हीकल अचानक से शार्प टर्न लेता है तो क्या होता है कि जैसे आप बस में, और बस अचानक से शार्प टर्न लेती है, तो जैसे ही शार्प टर्न लगी तो जिस डायरेक्शन में बस टर्न लेती है, मान लिया कि भाई जैसे ये आपका रोड है, इधर से आपकी बस चलते हुए आने लग रही है इस तरह मोशन में, जब वो यहाँ पर आकर शार्प टर्न लेने की कोशिश करती है, जैसे भाई यहाँ पर वो शार्प टर्न ले रही है, तो आप क्या करते हो कि यू फेल्ट दैट यू आर गोइंग एन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये आपको फील होता है कि व्हेन ए व्हीकल इज टेकिंग शार्प टर्न वी फेल दैट वी आर गोइंग इन अपोजिट या आउटवर्ड डायरेक्शन। ये हमें फील होता है कि हम बाहर की तरफ जा रहे होता है ना फील। तो यही चीज होती है भाई, अचानक से आप गाड़ी है, आप गाड़ी में भी बोलते हैं भाई अचानक से टर्न लेते गाड़ी, कोई भी व्हीकल है, ठीक है, उसमें जब अचानक से टर्न लिया जाता है तो अचानक से टर्न लेने की कंडीशन क्या होती है भाई कि मैं अब पर्टिकुलर इसी डायरेक्शन जाने लग रहा हूँ, बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट यही चाहेगा कि मैं इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता रहूँ। जैसे कि मैं भाई यहाँ से जाने लग रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी यही चाहूंगा कि मैं इसी डायरेक्शन में जाऊँ, लेकिन व्हीकल क्या होता है वो इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में आएगा। तो क्या होगा कि हमें ये फील होगा कि भाई हमें ऑब्जेक्ट को उसी डायरेक्शन में रखना है, तो हमें क्या फील होता है कि अपने उसी मेन पोजीशन में जाने के लिए ऑब्जेक्ट क्या करेगा, बाहर की तरफ फैल करता है। तो यही इसका ऑब्जेक्ट हो गया कि भाई डायरेक्शन मेरी स्ट्रेट थी, लेकिन जैसे मैंने टर्न लिया तो डायरेक्शन चेंज होने लगी, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा कि मैं उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहूं, ठीक है। तो यही इसका एक एग्जांपल होता है कि भाई आपके पास क्या होता है कि वी फेल्ट दैट वी आर गोइंग एन आउटवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए व्हीकल टेकिंग ए शार्प टर्न, कि कोई भी जो व्हीकल होता है वो एक शार्प टर्न लेने की कोशिश करता है जब हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, अब एक इसका दूसरा एग्जांपल ये तो हमने बताया कि भाई फेल्ट हो गया आपके पास कि वी फील दैट यू आर गोइंग आउटवर्ड, फील दैट
feel that going in outward direction when a vehicle is taking a sharp turn, कि कोई भी जो व्हीकल होता है वो जो शार्प टर्न लेने की कोशिश करता है तो हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज कि जो गाड़ी के टायर्स वगैरह होते हैं, ठीक है भाई, वो मड वगैरह हम फंस जाते हैं तो वो मड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही थ्रो करते हैं। या फिर ये भी देखा होगा कि जैसे कि आप किसी भी चीज को धागे से बांध के घुमाने की कोशिश करते हो तो वो देखना, जैसे जब तक वो धागे के साथ बंधा होगा वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूमता रहेगा, लेकिन जैसे ही मान लेंगे इस पोजीशन पर आने के बाद धागा ब्रेक हो गया यहाँ से, तो अगर वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यहाँ से बिल्कुल एक परपेंडिकुलरली आउटवर्ड जाएगा। मतलब ये होगा कि हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी डायरेक्शन क्या होने लग रही है भाई, चेंज होने लग रही है। तो जैसे यहाँ पर था यहाँ पर चला गया, फिर यहाँ से आ गया तो यहाँ पे डायरेक्शन अलग हो जाएगी, यहाँ पर था यहाँ पर डायरेक्शन अलग होगी, यहाँ पर डायरेक्शन अलग हो जाएगी। तो जिस भी पॉइंट पर वो ब्रेक होगा वो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा। तो यही इसके अपने कुछ बेसिक एग्जांपल होते हैं कि भाई हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं या किसी भी चीज़ को थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट मान लो भाई यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ये थी कि यहाँ पर सीधा जाएगा तो यहाँ पर सीधा निकल जाता है ब्रेक करने पर, नहीं तो वो सर्कुलर मोशन में रहता है। तो ये इसके इनर्शिया के तीनों थे कि भाई जो इनर्शिया होता है इसमें इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है और उनके बेसिक एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज आई है कि भाई जो इनर्शिया और मास है वो क्या होते हैं, कि भाई व्हाट इज द इनर्शिया, वो आपने बता दिया भाई इनर्शिया क्या है। अब इनर्शिया और मास में भाई क्या सिमिलरिटी है, इनर्शिया मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, तो भाई किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो भाई सीधे मास होता है क्या, मास एक वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो फिजिकल अमाउंट है जिसको कोई भी ऑब्जेक्ट कंटेन करता है, जो उसको अंदर फिलअप होता है उसको बोलते हैं मास। और इनर्शिया उसी मास का एक फिनोमिना है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मास, ये मैं बोलूंगा इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मतलब उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है। अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो इनर्शिया बढ़ेगा और मास को घटाएंगे तो इनर्शिया भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आप यहाँ से सिंपली बोल सकते हो कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इनर्शिया आपके पास, दैट इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, किसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, मास के। अगर मास इंक्रीज होगा, इफ मास इंक्रीज देन इनर्शिया ऑल्सो इंक्रीज, जो हमारा इनर्शिया होगा दैट ऑल्सो भी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होगा। और अगर मास डिक्रीज होगा देन द मास डिक्रीज देन इनर्शिया ऑल्सो डिक्रीज, क्योंकि इनर्शिया मास ही है, एक तरह से आप बोल सकते हो कि इनर्शिया मास ही है, ठीक है। सिर्फ मास की वो फिजिकल क्वांटिटी है जो उसको अपने आप किसी कंडीशन को, किसी सिचुएशन को या उसकी जो स्टेट होती है उसको चेंज नहीं होने देती है, वो मास की ही प्रॉपर्टी होती है। मैटर में मास होता है आपके पास, और मास क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो अमाउंट होती है, जो उसके अंदर कंटेन होती है, दैट अमाउंट इज द इनर्शिया, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक दैट इज द मोमेंटम। देखिए भैया अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या था कि हमने लिया ये लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले एक छोटी सी क्वांटिटी पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है मोमेंटम। अब मोमेंटम होता है क्या, मोमेंटम कुछ भी नहीं है, एक वो क्वांटिटी है जो किसी भी मोशन को बताती है ऑब्जेक्ट के, कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ना उसके मोशन के बारे में बताती है। सीधी बात है कि भाई मोमेंटम यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो उसके मोशन बता रखा है कि क्वांटिटी ऑफ मोशन पोज्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, कि जो भी ऑब्जेक्ट चलने लग रहा है, दौड़ने लग रहा है, जो मतलब मूव करने लग रहा है, जो मोशन में जो ऑब्जेक्ट है ना उसके बारे में जो फिजिकल क्वांटिटी बता रही है ना उसके मोशन के बारे में, उसको बोलते हैं मोमेंटम। अब भाई इस मोमेंटम का मतलब है क्या, कि क्या चीज होती है मोमेंटम। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। मैंने मान लिया कि मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है भाई। इसका मास अलग है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है।
मतलब मैंने कह दिया कि m1 इज ग्रेटर देन m2, एक का मास बड़ा है एक का मास छोटा है, लेकिन एक कंडीशन दे दी कि बोथ आर मूविंग। अगर दोनों को कंडीशन दे दी कि मैंने कि दे आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, यहां पर मैंने सेम वेलोसिटी के साथ बता दिया कि दोनों सेम वेलोसिटी को, तो आप सिंपल से एक चीज बताओ कि भाई इन दोनों में से कौन सा ज्यादा मोशन कवर करेगा। भाई वेलोसिटी तो सेम होगी, मास भी तो डिफर कर रहा है। यहाँ पर जब मास डिफर कर रहा है तो सीधी सी बात है जिसका मास ज्यादा होगा उसका क्या होगा भाई, ये जो हमारा मोमेंटम है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि द मोमेंटम दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, कि यहाँ पर जो हमारा मोमेंटम है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, मास के। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, कि अगर मैं मास को इंक्रीज करता हूँ तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम मैंने मोमेंटम दे रखा है ये भी क्या हो जाएगी भाई, डायरेक्टली उसके साथ इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है भाई वेलोसिटी के ऊपर भी। अभी तक मैंने इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ली हुई थी पहले वाले केस में, लेकिन अब मैं वेलोसिटी को डिफर कर रहा हूँ और लेकिन मास को कांस्टेंट ले रहा हूँ, तो वही बात है कि मास सेम रहेगा, वेलोसिटी अलग होगी, दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी होंगी अलग अलग कवर करेंगी। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि द मोमेंटम इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, कि जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों क्या होता है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द मोमेंटम इज डिनोटेड बाई, यहाँ पर मैं इसको डिनोट कर देता हूँ भाई, दैट इज डिनोटेड बाई द स्मॉल p। आप यहाँ पर इसको स्मॉल p से डिनोट कर सकते हो कि मोमेंटम जो होता है वो हमारे पास स्मॉल p से डिनोट होता है आपके पास, तो डिनोटेड बाय द स्मॉल p, क्योंकि यहाँ पर एक फिजिकल क्वांटिटी, और आपको पता है कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो ये पता करना होगा भाई ये वेक्टर है या स्केलर है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे अगर स्केलर होगा तो ठीक है एच डी रहेगा, लेकिन अगर ये वेक्टर क्वांटिटी हुई तो क्या होगा भाई, ये इसके ऊपर एरो लगेगा। अब दूसरी चीज कि मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, मास के ऊपर। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इन द प्रीवियस चैप्टर नंबर 1 उससे बताया था कि मैंने कि जो वेलोसिटी है वो कैसी क्वांटिटी भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। तो सीधी सीधी बात है, एक स्केलर क्वांटिटी है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये जो मोमेंटम होगा दैट ऑल्सो भी है वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होगी भाई हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ये भी क्या होगी हमारी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। जब ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इन द मैग्नीट्यूड फॉर्म द मोमेंटम अभी आपने देखा है कि भाई दोनों के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो जब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज लिख लेता हूं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पर मैं डायरेक्शन यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड यूज करने लग रही थी। जो क्वांटिटी है सिर्फ उसको मैटर कर रहा हूं मैं, बाकी डायरेक्शन का यूज नहीं कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों को जब मैं कंबाइन कर दूंगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहाँ से P को तो मैंने हटा दिया यहाँ पर, और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट को हटाने के लिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल में हम हमेशा कांस्टेंट को यूज करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू द mv। यहाँ पर जो k की वैल्यू होती है हमारे पास वो हम क्या बनते हैं भाई, 1 मान लेते हैं। तो सीधी बात है, जो मोमेंटम जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारे से, k की वैल्यू जो 1 पुट करने पर, तो जो p की वैल्यू हो जाएगी दैट p इज इक्वल टू m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। तो सिंपली कह सकते हो कि मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फाउंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो आप अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि भाई मोमेंटम है क्या, तो आप ये डेफिनेशन ना बता के भी ये बोल सकते हो कि द मोमेंटम इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट इज फॉर्म बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो सिंपली यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि मोमेंटम दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। क्या है आपके पास जो मोमेंटम निकल के आ रहा है दैट इज द P इज इक्वल टू M इंटू V। यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक उसमें नॉर्मल फॉर्म में लिखा है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं
तो अगर वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे इसको तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर एरो हो जाएगा इज इक्वल टू m, मास स्केलर क्वांटिटी है लेकिन जो वेलोसिटी है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो ये वेक्टर फॉर्म में हो गई है और ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड फॉर्म में हो गई है। तो दैट इज द मोमेंटम, ये हमारे पास हो गया मोमेंटम हो गया। अब इस मोमेंटम से रिलेटेड एक दो चीजें हम पढ़ेंगे भाई, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है और इसको हम कैसे इसको सोल्व करने के लिए आगे सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं कि भाई मोमेंटम से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए भाई इतना समझ में आ गया कि भाई मोमेंटम। अब मोमेंटम की एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। मैंने बता दिया कि मोमेंटम क्या है भाई, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास और वेलोसिटी का क्या ये प्रोडक्ट है सिंपली। तो यहां पर मैं इसको लिख लेता हूं कि द मोमेंटम दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो भाई P इज इक्वल टू mv। अब इसकी SI यूनिट की हम बात कर लेते हैं। तो भाई इसकी जो SI यूनिट होगी ना वो आप देखिए SI यूनिट क्या होगी, मास की SI यूनिट होती है भाई किलोग्राम होती है। वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। तो इसकी जो SI यूनिट हो जाएगी दैट इज द किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसकी SI यूनिट हो जाती है। CGS यूनिट की बात कर ले इसकी, तो इसकी जो CGS यूनिट हो जाएगी दैट CGS यूनिट इज इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। यहाँ पर ये इसके पास क्या हो जाएगा, ये पर सेकंड में हो जाएगा। आप इससे रिलेशन निकाल सकते हो कि इसकी SI यूनिट इसकी CGS यूनिट कितने बराबर होती है, क्योंकि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 10⁻³ होता है, बल्कि 10⁻³ ग्राम होता है 1 किलोग्राम में, ठीक है भाई। और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर होता है। टाइम आपके पास है सेम है। तो सीधी सीधी बात है कि अगर SI और CGS की बात करें तो ये SI यूनिट इससे कितना हो जाएगी 10⁵ मल्टीपल, कि इसकी जो SI यूनिट है वो CGS यूनिट का कितना हो जाएगा भाई 10⁵ टाइम्स, ठीक है। तो ये इसके बारे में हो गया भाई। ये वहां पर मास दे रखा है, इसकी वेलोसिटी दे रखी है। इससे आप निकाल सकते हो कि मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट दे जाए, बोल दिया जाए कि इनिशियली एक ऑब्जेक्ट 0 इनिशियल वेलोसिटी से वेकअप हो गया और इतनी कुछ फाइनल वेलोसिटी को कवर कर देता है तो उसका मास कुछ होगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई मान लो मोमेंटम कॉन्स्टेंट दे रखा है, तो ये पूछ ले कि मैंने कह दिया, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ कि 2 ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B। यहाँ पर सिंपली मैं एक बात बता देता हूँ यहाँ पर कि जो मोमेंटम है एक पर्टिकुलर सिस्टम के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए जो मोमेंटम होगा ना भाई, जो मोमेंटम होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। किसी भी एक पर्टिकुलर सिस्टम से मतलब क्या हो गया कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, उस ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि P कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई mv इज इक्वल टू P इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब इस P को हटा सकते हैं, तो क्या हो गया m इंटू V कांस्टेंट हो गया। मतलब ये हो गया कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन m। मतलब आप कह सकते हो कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। और आपको पता है कि एक हैवी ऑब्जेक्ट और एक लाइट ऑब्जेक्ट, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं दोनों एक साथ मोशन में आते हैं तो जो लाइट ऑब्जेक्ट होता है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द हैवी ऑब्जेक्ट। तो यही इसका मेन रीजन होता है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम, यहाँ पर पर्टिकुलर सिस्टम के लिए मैंने कह दिया कि भाई 2 ऑब्जेक्ट ले लिया है, एक m1 और एक m2, ये दोनों एक सिस्टम है, वो किसी भी मोमेंटम से जाने लग रहे हैं। मैंने कह दिया कि दोनों किसी मोमेंटम P कांस्टेंट मोमेंटम से वो जाने लग रहे हैं और आपसे पूछ लिया जाए बता भाई विच वन हैज द ग्रेटर वेलोसिटी, तो जिसका मास ज्यादा होगा, मान लिया कि मैंने कह दिया कि m1 हैज द ग्रेटर मास, तो यहां पर जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई कम। सो वी कैन से दैट वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, आपको ग्राफ बना के देते 2 ऑब्जेक्ट के और कहते भाई 2 मास ऑब्जेक्ट हैं, एक m1 है m2 है, और वेलोसिटी का डिफरेंट ग्राफ भी दे दे और पूछ भी सकते हैं कि भाई बताओ कि इसमें क्या फिनोमिना अकर होने लग रहा है। जैसे एक छोटा सा ले लेते हैं क्वेश्चन, इसमें इस कंसेप्ट पर है कि मैंने 2 ऑब्जेक्ट हैं,
एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। यहाँ पर आपके जो प्रीवियस में पढ़ाया गया है वहीं से हम इसको थोड़ा सा यूज करेंगे। मैंने मान लिया कि एक क्वेश्चन मान लेता हूँ, एक छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मैंने ग्राफ दे दिया आपको, ग्राफिकल क्वेश्चन है ये मेरे पास, ग्राफ दे दिया है। यहाँ पर एक वेलोसिटी इधर जा रही है, यहाँ पर एक वेलोसिटी है, एक ऑब्जेक्ट ए है, एक ऑब्जेक्ट बी है। इट इज मेकिंग एन एंगल θ1 एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल θ2। और आपसे पूछ लिया जाए, बताए भाई कि विच वन हैज मोर मास, ठीक है, या विच वन हैज ग्रेटर, ठीक है, कि किसका मास ज्यादा है, क्या कौन सा मास में बड़ा है, कुछ ही पूछ सकता है। तो सिर्फ आपको यहां पर इससे पूछ लिया भाई, ये आपके पास ग्राफ दे रखा है, लेकिन ये ग्राफ किसका दे रखा है भाई, दैट ग्राफ इज गिवन द पोजीशन एंड टाइम। तभी यहां पर होगा आपके पास पोजीशन और टाइम का। अब आपको ये सोचना होगा कि आप इससे कैसे कैलकुलेट करेंगे। है ये आपके लेवल का क्वेश्चन, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई यहां पर तो ग्राफ दे रखा है, अब पता कैसे चलेगा ग्राफ से? ग्राफ से कुछ नहीं, आपको पता है कि द स्लोप, जो हमारा स्लोप होता है ना भाई इसका, द स्लोप ऑफ मास सॉरी पोजीशन टाइम ग्राफ, आपको बताया हुआ है कि पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, वेलोसिटी को। किसको रिप्रेजेंट करता है ये, वेलोसिटी को। तो इन दोनों का स्लोप निकाल लो, स्लोप निकाल के पता लग जाएगा किसकी वेलोसिटी है। और एक ही सिस्टम है ये, कोई भी एक सिस्टम है, दोनों एक ही साथ मूव कर रहे हैं तो एक सिस्टम बात करेंगे। तो अब उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरा मोमेंटम होगा वो क्या होगा भाई, द मोमेंटम दैट विल बी द कांस्टेंट। मोमेंटम क्या होगा भाई, यहाँ पर कांस्टेंट होगा इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए। तो वेलोसिटी की बात हो गई है भाई, अब आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो इजिली। तो आपको पता है कि θ1 इज लेस देन θ2, और आपको पता है एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ या स्लोप निकालने के लिए आप क्या यूज करते हो भाई, स्लोप। जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालते हैं तो क्या निकालते हैं उसका हम, टेंजेंट थीटा। क्या निकालते हैं भाई, टेंजेंट थीटा। तो दोनों साइड से टेंजेंट कर देंगे, तो टेंजेंट θ1 दैट इज लेस देन टेंजेंट θ2। एंड दिस टेंजेंट क्योंकि पोजीशन और टाइम है तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेलोसिटी 1 इज लेस देन वेलोसिटी 2, मीन की वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पर मैंने ए और बी लिया हुआ है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए दैट इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। इतना हो गया, मतलब वेलोसिटी क्या होगी भाई यहाँ पर, कम एक दूसरे की आपको पता लग गई है। और आपको मोमेंटम कांस्टेंट है तो आप डायरेक्टली मास के बारे में बता सकते हो, जिसकी वेलोसिटी कम होगी मास ज्यादा होगा। तो वेलोसिटी किसकी कम है, ए की। आपको पता है कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इस चीज को यूज करते हुए मैं सिंपली कह सकता हूं कि यहाँ पर जिसकी वेलोसिटी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई हम कि आप लोग जिस मास को उल्टा करके भी लिख सकते हैं ऐसे, जरूरी नहीं कि भाई ये वेलोसिटी को ऊपर लिखें, बोथ आर सेम, दोनों क्वांटिटी सेम है। यहाँ पर ये ऊपर चला गया, नीचे चला गया, कोई बात नहीं। तो जब वेलोसिटी ज्यादा होगी मास क्या होगा उसका कम। वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, बी की। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि द मास ऑफ बी दैट इज लेस देन मास ऑफ ए। तो आपका आंसर आ गया कि विच वन इज ग्रेटर, ए। तो A1 हैज द ग्रेटर मास। ठीक है, अब बेटा इसी कंसेप्ट को क्योंकि हमें यूज कर रहे हैं, तो जो हम पढ़ने वाले हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसको पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी फिजिकल क्वांटिटी थी जो हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए मुझे ये मोमेंटम बीच में एक छोटा सा टॉपिक डालना पड़ा। अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक बस आज सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट करवा देता हूँ, उसके बारे में हम डिस्कस कल करेंगे जो नेक्स्ट क्लास होगी कि भाई सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है, कैसे उसके बारे में क्या चीज़ कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे कि भाई क्यों पढ़ने लग रहे हैं, क्या चीज़ आती है, क्या इससे हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वही चीज़ है। तो मैं एक छोटी सी चीज़ है यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेता हूँ आज। बाकी उसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन होगी उसकी एक्सप्लेनेशन वो हम कल करेंगे। सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है क्या भाई कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। इसने कहा है कि द रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू
दिस लॉ rate of change of momentum is directly proportional to the force applied or external फोर्स। आप इसको सिंपली फोर्स अप्लाइड को आप एक्सटर्नल फोर्स बोल सकते हो। मतलब ये हो गया कि इसकी स्टेटमेंट ये कह रही है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पर मोमेंटम बेटा एक चीज बता देता हूं कि इसको हम लिखेंगे लीनियर मोमेंटम। क्या लिखेंगे इसको? लीनियर मोमेंटम। ये बताऊंगा कि इसको लीनियर क्यों कहा गया है, क्योंकि मोमेंटम के दो टाइप होते हैं, एक एंगुलर होता है, एक लीनियर। हम यहाँ पर सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ इसमें लीनियर मोमेंटम की बात करेंगे कि जो फोर्स अप्लाई, मतलब ये हो गया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एफ इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डीपी बाई dt। पी मोमेंटम, डी बाई डी टी आपको पता है कि मैंने एक बार आपको डिफरेंशिएशन के नोट्स दिए थे, उसमें ये बताया था कि डी बाई डी टी जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? रेट ऑफ चेंज एनी क्वांटिटी जो हम यहां पर लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पर मैंने डायरेक्टली बोल दिया रेट ऑफ चेंज, यहां पर हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको डी बाई डी टी पी और ये क्या होगा मेरे पास एफ हो गया। सो इसके बारे में कल एक्सप्लेन करेंगे कि भाई जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी हमारी, कैसे निकल के आती है, जो फोर्स होगी, फॉर्मूला क्या होता है, वो आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।